दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत आज आपके प्यारे से चैनल का एडसेंस बिन आ गया है। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। आपकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कविता जी अपनी देवरानी ममता से मुस्कुराते हुए बोली, ममता, तुम्हारी बेटी रिया के लिए मेरी नज़र में एक अच्छा रिश्ता है। अगर लड़की वाले को रिया पसंद आई तो जल्द ही शादी तय हो सकती है। आखिर रिया अब 26 साल की हो चुकी है और उसकी सीधी सादी सूरत और सांवलेपन के चलते सभी लड़के उसे देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने सोचा ये जिम्मेदारी मैं ही निभा लूं ताकि तुम्हारे सिर से ये बोझ कुछ हल्का हो जाए। ये सुनकर ममता थोड़ी चौंक गई, लेकिन सहमित स्वर में बोली, भाभी जी, लड़का क्या करता है? ये सुनकर कविता तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, अरे देवरानी जी, लड़का एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। महीने के 15-20 हजार कमा लेता है। छोटा मोटा घर है उसका, पर ठीक ठाक है। अब रिया जैसी लड़की को ऊंचे सपने देखने का हक भी कहाँ रह गया है कि उसका पति लाख रुपए महीने कमाए, महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाए या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाए। सच कहूँ तो 100 से ज्यादा लड़कों ने रिजेक्ट किया है। अब तो जो भी मिल जाए उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। कविता कुछ देर रुकी, फिर अपनी बात को आगे तीखा बनाते हुए बोली, कम से कम लड़के की कमाई से हाथ में चूड़ी और मांग में सिंदूर भरने का खर्च तो निकल ही जाएगा। अब आपकी रिया कोई मेरी बेटी स्नेहा जैसी भाग्यशाली थोड़ी है जिसे देखकर ही लोग दीवाने हो जाते हैं। कविता के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने आगे कहा, स्नेहा की तो ससुराल वालों ने बिना दान दहेज के रिश्ता तय कर लिया था। बस उसकी खूबसूरती ही काफी थी और आज देखो कितनी सुखी है मेरी बेटी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, सोने के गहने और महंगे कपड़ों में लिपटी रहती है, जैसे कहीं की रानी हो। कविता जी ये सारी बातें बड़े गर्व से कह रही थी, मानो अपनी बेटी की शादी किसी राजमहल में कर दी हो। उनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। ममता और उनके पति विनोद जी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, जैसे उनके दिल पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। स्नेहा, जो कि कविता जी की बेटी थी, वो सचमुच बेहद खूबसूरत थी। वह घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और पढ़ने में काफी रुचि रखती थी। लेकिन जब एक बड़े और रईस घर से रिश्ता आया तो ये देखकर किसी ने ना कहने का सवाल ही नहीं उठाया और उसका चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अब जब भी स्नेहा मोहल्ले में बड़ी सी गाड़ी से आती है तो बच्चे उस गाड़ी को छूने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई उसके कपड़े देखता है, कोई उसकी चूड़ियां, कोई उसका चप्पल तक तारीफ करता है। ये सब देखकर कविता जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो मोहल्ले की हर महिला को स्नेहा की ससुराल के किस्से सुनाया करती हैं, कैसे उसके दामाद उसके पास 2 बंगले हैं, कैसे स्नेहा अब नौकरों से काम करवाती है, कैसे वो हर दूसरे दिन ज्वेलरी की शॉपिंग करती है और फिर जब भी मौका मिलता है तब अपनी देवरानी ममता की बेटी की रिया पर ताना कसते हुए बोलती हैं, एक मेरी बेटी है, बड़ी किस्मत लेकर पैदा हुई थी, और एक रिया है जिसने न जाने कितने लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं। भगवान जाने इस बेचारी के नसीब में क्या लिखा है। कविता जी की इन बातों में न सिर्फ घमंड था, बल्कि वो करुणा की आड़ में रिया के आत्मसम्मान को बार बार कुचल रही थी। खैर, कुछ दिनों बाद मोहन अपने माता पिता के साथ रिया को देखने आया। रिया ने सादगी और शीतलता के साथ सबका अभिवादन किया। उसे देखकर मोहन के पिता मुस्कुराए और बोले, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। आप निश्चिंत रहें, यह शादी बिना दान दहेज की ही होगी। बस कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुला लीजिएगा ताकि आपका ज्यादा खर्चा न हो। ये सुनकर ममता और विनोद की आंखों में आभार और राहत के भाव थे। वर्षों से जिस चिंता का बोझ उनके मन पर था वो हल्का लग रहा था। शादी की तैयारियां सादगी से लेकिन दिल से की गईं। जब शादी का दिन आया तो रिया के घर वालों ने स्नेहा और उसके ससुराल वालों को भी आमंत्रित किया। शादी वाले दिन स्नेहा आई तो जरूर, लेकिन अकेली। वो अपनी बड़ी और चमचमाती फॉर्च्यूनर से उतरी तो हमेशा की तरह सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। ममता देवी ने उसे देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, बिटिया, अकेली आई हो, दामाद जी क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? स्नेहा कुछ कहती इससे पहले कविता जी ने तंज कसते हुए बात संभालते हुए जवाब दिया, अरे ममता, मेरी बेटी इतनी बड़ी गाड़ी में आई है, क्या ये तुम्हारे लिए कम है? हमारे दामाद जी कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले नहीं हैं कि जब चाहो छुट्टी लेकर चले आएंगे। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। उनके ऊपर कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर रिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन स्नेहा का चेहरा पहले से ही बुझा बुझा सा था। असल सच्चाई ये थी कि स्नेहा के ससुराल वाले रिया की साधारण शादी में शामिल
शामिल ही नहीं होना चाहते थे। 2 साल बीत चुके थे लेकिन कभी भी स्नेहा के ससुराल वाले उसके मायके नहीं आए थे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि स्नेहा के ससुराल वाले कितने घमंडी है, जो बेटी के मायके आना जरूरी नहीं समझते। लेकिन इसके विपरीत जब रिया की शादी के बाद वो पहली बार मायके आई तो उसके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। कुछ ही दिन बाद जब रिया का पति मोहन उसे वापस लेने आया तो मोहन की मां ने रिया के घर वालों के ढेर सारे उपहार भेजे थे और मोहन का व्यवहार भी किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि अपने एक परिवार के सदस्य जैसा था, सम्मान और अपनापन से भरा हुआ। ये अंतर सभी को साफ नजर आने लगा था। कुछ देर बाद ममता जी ने मोहन के पास आकर बोली, दामाद जी खाना लग गया है, चलिए खाना खा लीजिए। ये सुनकर मोहन मुस्कुराते हुए प्यार से बोला, ठीक है मम्मी जी चलिए। जैसे ही वे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे मोहन ने हैरानी से पूछा, आप सबकी थाली कहाँ है? केवल 3 थाली ही क्यों रखी है? कविता जी ने जवाब दिया, पहले आप रिया और रिया के पापा खा लीजिए, फिर हम बाद में खा लेंगे। ये सुनकर मोहन शांत स्वर में बोला, नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं चलेगा, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। खाना बाहर लेके आइए, हम जमीन पर बैठकर खा लेंगे। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। मोहन की इन बातों और उसके अपनापन व्यवहार को देखकर रिया का मन भर आया। वह अपने पति के इस सरल स्वभाव और अपनेपन भरे स्वभाव से बेहद खुश हो गई। यह सब देखकर कविता जी का अंदर ही अंदर जलन होने लगी। खाना खाने के बाद रिया किचन में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगी। तभी यह देखकर कविता जी ने तंज कसते हुए कहा, ससुराल में बर्तन मांजने की आदत अभी तक गई नहीं होगी बेचारी की, यहाँ भी बर्तन धो रही है, वहाँ शायद काम वाली नहीं होगी। ये सुनकर रिया ने बेहद शांत और विनम्र स्वर में जवाब दिया, नहीं बड़ी मम्मी, ससुराल में भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। मेरी सासू माँ मेरी सगी माँ जैसी रहती हैं और मेरी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती हैं। वह मेरे साथ बैठकर खाना खाती हैं और हम हंसते बात करते मिलकर घर का काम भी करते। कुछ दिन मोहन रिया के घर ही रहा, लेकिन एक दामाद की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह। वह घर के हर काम में हाथ बटाता और ममता देवी का खूब ख्याल रखता। उसकी सादगी और आदर से ममता देवी का मन भर आया। कुछ दिनों बाद ममता देवी कपड़े पैक कर रही थी। ये देखकर कविता जी टेढ़ा मुंह बनाते हुए बोली, अरे देवरानी जी इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? ममता देवी मुस्कुराई और प्यार से बोली, वो भाभी जी रिया का जन्मदिन है तो उसकी सास ने घर में पूजा रखी है, इसी के लिए हमें बड़े मान सम्मान से बुलाया गया। ये सुनकर कविता जी चुप हो गई और सोचने लगी कि मेरी बेटी स्नेहा के ससुराल से तो कभी कोई बुलावा नहीं आता है। कुछ ही दिनों बाद ममता देवी को तेज बुखार हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जैसे ही रिया और मोहन को खबर मिली तो दोनों तुरंत अस्पताल पहुंच गए। मोहन ने इलाज के सारे खर्चे की जिम्मेदारी उठा ली। रिया की सास भी ममता देवी के साथ अस्पताल में रहकर पूरे वक्त उनकी देखभाल करने लगी, मानो वो उनकी अपनी बहन है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो मोहन उन्हें उनके घर जाकर छोड़ देता है और रिया से बोलता है, तो मम्मी जी के साथ कुछ दिन बिता लो, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक कविता जी के पति को लकवा मार दिया। हालत गंभीर थी। रिया के पापा ने तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए और भर्ती कराए। जब यह खबर स्नेहा तक पहुंची तो वो ड्राइवर के साथ अस्पताल आई। जैसे ही उसने अपने पापा को अस्पताल में देखा वह घबरा गई। वह रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई और बोली, मम्मी ये पापा को क्या हो गया? इनकी इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई? कविता देवी आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा डॉक्टर देख रहे हैं, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और ये देखकर तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं कि तुझे भेजने के लिए बड़ी गाड़ी भेज दी। स्नेहा ने बिना कुछ कहे पर्स से मोबाइल निकाला और चुपचाप अपने पति को मैसेज करती है, प्लीज आप अस्पताल आ जाइए, और अपनी लोकेशन उसको भेज दी। उसके चेहरे पर कई सवाल तैर रहे थे लेकिन जब जवाब कोई नहीं था तभी कविता देवी स्नेहा के चेहरे की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में बोली, बेटा तेरा चेहरा हमेशा इतना मुरझाया क्यों रहता है? ये सुनकर स्नेहा खुद को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रोते हुए माँ से लिपट गई और भराई आवाज में बोली, मम्मी आपको तो मेरे ससुराल की शानो शौकत दिखती है लेकिन मेरी पीड़ा कभी नहीं दिखी। उसके आंसुओं के साथ उसके दिल का बोझ भी बाहर निकल रहा था। मेरे पास महंगे पर्स हैं लेकिन 1 रुपया भी बिना इजाजत के खर्च नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लेकिन मायके आने के लिए कोई साथ नहीं आता। मेरे पति को सिखाया गया है कि ससुराल जाना मर्द की इज्जत कम कर देता है और आज भी जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं आएंगे। वह गहरी सांस लेकर बोली, उनके घर में खूब पार्टियां होती हैं, हंसी ठिठोली होती हैं, लेकिन मेरे माँ बाप को वहाँ बुलाना उनकी शान के खिलाफ समझा जाता है। मम्मी मैं वहाँ बस एक दिखावे की गुड़िया हूँ, एक रोबोट जिसमें भावनाएं हैं पर आवाज नहीं। कविता देवी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा जो बरसों से अनकहा था। स्नेहा शांत स्वर में बोली, मम्मी आप ही तो
कहती है ना कि रिया के भाग्य में कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना कोई बड़ी सुविधा है। पर सच कहूँ माँ, असली सौभाग्यशाली वही है, उसके पास उसके ससुराल वालों का स्नेह है और सबसे बड़ी बात, उसके ससुराल वालों उसके मायके की इज्जत करते हैं। स्नेहा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रुंधे गले से बोल रही थी, जब भी मैं अपने ससुराल के किसी फंक्शन में कहती हूँ कि मम्मी पापा को बुला लीजिए, तो मुझे साफ जवाब मिलता है कि बड़े लोग का फंक्शन है, वे लोग यहाँ आकर क्या करेंगे मम्मी। ये सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मायके का कोई वजूद ही नहीं है। ये सुनकर कविता जी सन्न रह गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों में गहरा पश्चाताप और नमी थी। तभी स्नेहा धीमे स्वर में बोली, माँ, बेटी की शादी ऊंचे घर में हो जाए ये काफी नहीं होता। अगर ससुराल में प्यार, अपनापन और इज्जत मिले तो वो बेटी के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी रानी बनाकर रख सकती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमारी ताकत है। धन्यवाद।